फिर पॉप संगीत हो गए, फॉरेन संगीत हो गए, जितने भी जिनको पाश्चात्य संगीत कहा जाता है। और फिर सुगम्य संगीत हो गए, कर्नाटक में आने वाले, कर्नाटकी में गाने वाले वो वाले संगीत हो गए। ये सब प्रकार के संगीत हमारी शास्त्रीय भाषा से ही निकले हैं, यानी हमारी शास्त्रीय संगीत से ही निकले हैं। तो यानी कि जैसे संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, ऐसे हमारा शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक ही सारे संगीत इसी से ही निकले हैं। तो सबसे पहले यही बताया था कि संगीत की परिभाषा क्या है। तो जो संगीत होता है ना, उसमें केवल गायन नहीं होता, उसमें तीनों ही चीज आती हैं। सबसे पहले होता है गायन यानी गाना, जिसमें केवल गायन होता है। जितने भी हम आजकल हम भजन सुनते हैं, जो हमें पसंद है, जो हम दिनचर्या अभी तक बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए हैं और जो हमें पसंद है, और जो हम बनना चाहते हैं कि हमें भी संगीत आए, हम भी संगीत सीखें। कुछ लोगों की अपनी इच्छाएं होंगी, कुछ कुछ पैशन होंगे कि कुछ प्रियलाल जी को ही रिझाने के लिए संगीत सीखना चाहते होंगे कि कुछ तो गाना आए, हमारा कंठ भी मधुर बने, जिससे प्रियलाल जी प्रसन्न हो। और कुछ की अपने पैशन होंगे कि हमें तो हाँ बॉलीवुड में गाना है, या फिर हमें एक अच्छा गायक बनना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। संगीत अगर आ गया तो आप हर जोन में गा सकते हैं, आप हर किसी भी जोन जैनर में जाके गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं। संगीत कोई ना ना तो जाति पाति देखता है, संगीत में ना जाति पाति देखी जाती है, ना संगीत में ये देखा जाता है कि आप किधर गा रहे हैं, आपको कहाँ। अगर आपको कोई सूफी संगीत के लिए इनवाइट करेगा तो वहाँ भी जाके गाइए, क्योंकि आप तो संगीत के फिर पुजारी बन जाएंगे, जैसे भगवान जी के। ऐसे संगीत का जो जो संगीतज्ञ होता है, यानी जो कलाकार होता है, वो किसी चीज़ को, धर्म जाति को नहीं देखता, नहीं मानता। उसे जो बुलाता है प्रेम से हर जगह जाके, और उसी प्रेम से हर जगह वो सेवा करके आता है संगीत की। खैर, तो संगीत की डेफिनेशन यही है कि सबसे पहले संगीत में गायन, दूसरे नंबर पर होता है वादन। क्यों वादन किसमें इंक्लूड है? क्योंकि जो भी हम जैसे संगीत सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई संगीत में केवल गायन ही नहीं होता है। जब तक संगीत के पीछे इंस्ट्रूमेंट्स ना प्ले हो, तब तक संगीत पूरा निखर के बन के नहीं आता। तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का होना आवश्यक है। जैसे कि कोई गाना गा रहा है या कोई भजन गीत गा रहा है, तो पीछे तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगा, अगर इंग्लिश है तो गिटार बजेगा। ये सारी चीज़ें उसके साथ मिलके ही वो संगीत अच्छे से निखर के आता है। और जब एक संगीत पूरा कंपोज हो जाता है, गीत कंपोज हो जाता है, बन जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बहुत ही सुंदर संगीत चल रहा हो और हमारे नृत्य करने का एक ही इच्छा ही ना जागृत हो। और इसीलिए संगीत की डेफिनेशन में तीनों ही आते हैं, गायन, वादन तथा नृत्य। तो क्या है संगीत की परिभाषा? की गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश यानी कि समूह को, यानी ग्रुप को संगीत कहते हैं। गायन के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नृत्य माना जाता है। वादन किसके अधीन माना जाता है? गायन के अधीन। क्योंकि अगर गायन ही नहीं होगा, अगर शब्द नहीं होंगे, संगीत नहीं होगा, गायन ही नहीं होगा, केवल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होंगे, तो वो भी एक अधूरापन दिखता है कि अरे गायन तो है ही नहीं, इसमें शब्द क्या है। इसीलिए वादन को गायन के अधीन माना गया है। उसके बाद नृत्य किसके अधीन है? वादन के अधीन नृत्य माना जाता है। जब वादन ही नहीं होगा तो नृत्य किस पर करेंगे? इसीलिए नृत्य को वादन के अधीन माना जाता है। लेकिन ये एक दूसरे के ही पूरक है, यानी कि एक के बिना दूसरा सदैव अधूरा ही माना जाता है। क्योंकि गायन नहीं होगा तो वादन ही नहीं होगा, वादन है, गायन नहीं है तो वो उसके बिना अधूरा है। नृत्य है लेकिन वादन और गायन नहीं है तो नृत्य कैसे करेंगे? इसीलिए एक दूसरे के पूरक है, इन मतलब एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। जब एक दूसरे में मिलते हैं, साथ में जुड़ते हैं, तब जाके ये पूर्ण रूप से पूरक बनते हैं एक दूसरे के। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है संगीत के हमारे। अब संगीत कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे भारतवर्ष में, और नॉट सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में 5 तरीके के म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक जैनर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा शास्त्रीय संगीत। जैसे हमने बताया कि वही मेन है,
उसी से सारे जो टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स हैं वो निकले हैं। तो शास्त्रीय संगीत से निकले हैं कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत वो संगीत होता है जो कर्नाटक साइड में गाया जाता है, कर्नाटक के क्षेत्र में गाया जाता है। वो अपनी लैंग्वेज उसमें थोड़ा बहुत डालते हैं, लेकिन जो स्वर लगाए जाते हैं, जो वादन होता है, जो संगीत होता है, वो हमारा शास्त्रीय संगीत से ही मिलता मिलता क्या 80% यही होता है। 20% सिर्फ उनकी लैंग्वेज का इंक्लूडेशन होता है और उसमें कुछ नहीं होता। तो कर्नाटक संगीत। उसके बाद थर्ड नंबर पे है सुगम संगीत। सुगम संगीत इज लाइक मराठी संगीत, जो मराठी लोग जो गाते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें बहुत सारी हरकतें नहीं होती, बहुत सारी तालें नहीं होती हैं। मतलब एक बहुत ही सिंपल और सूथिंग वे का म्यूजिक होता है, संगीत होता है, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन होता क्लासिकल ही है। क्लासिकल से अलग नहीं होता, बिल्कुल सिंपल नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा सुगम संगीत। एक हमारा हमारा होता है पाश्चात्य संगीत, जिसको हमने बताया फॉरेन, जैसे कि जितने भी आप इंग्लिश गाने सुनते होंगे आजकल, जो अलग अलग सिंगर्स हैं, हमें तो नाम नहीं पता। तो वो जो भी गायन गायन करते हैं, वो हमारा पाश्चात्य संगीत होता है, वो हमारे क्लासिकल से ही निकला है। जो स्वर हमारे क्लासिकल में लगते हैं, यानी कि सारे गामा पाधा निसा, वही उनमें निकलते हैं डोरे मी फा सोल। जो सारे गामा है उसको ये सारे नामों से डो रे मी फा सोल ये बोला जाता है वहाँ पर। केवल लैंग्वेज का फ़र्क है, वही स्वर लग रहे हैं सेम। एक हमारा होता है रविंद्र संगीत, 5वां। रविंद्र संगीत अ, आप जैसे कि आपने उनको सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, हम सब जानते हैं उनको। तो उन्होंने संगीत लिखा, शुरुआत उन्होंने की, हालाँकि कुछ बहुत बड़ा नहीं है ये, बस ये है कि उन्होंने बस अपनी लैंग्वेज में ही इसको कन्वर्ट कर दिया है, बस दैट्स इट। सिर्फ़ इतना ही है ये संगीत, और ज़्यादा इसका कोई फैलाव नहीं हुआ है। फैलाव सबसे ज़्यादा हुआ है शास्त्रीय संगीत का, उसके बाद अगर फैलाव थोड़ा हुआ है तो वो फिर कर्नाटक संगीत का हुआ है। क्योंकि ये दोनों ही में जो गायन की जो चीज़ रखी गई है ना, वो फुल संगीत क्लासिकली रखी है, इसमें ज़रा भी मिलावट नहीं हुई। इसलिए आज भी ये दोनों ही संगीत, शास्त्रीय और कर्नाटकी संगीत, अपने आप में प्योर सुनाई देते हैं। मतलब इनमें मिलावट नहीं की गई, संगीतकारों ने बिल्कुल मिलावट ही नहीं की इसमें। शास्त्रीय संगीत में तो वैसे भी कोई मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप में ही प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, प्योर देसी घी, गाय का शुद्ध घी होता है, उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। ऐसी हमारे क्लासिकल में संगीत में नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक इस धरती पर हमारे जो सच्चे जो कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, जब तक वो मौजूद है, तब तक इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा संगीत भी बचा हुआ है। अब आते हैं आगे संगीत के बारे में, कि संगीत में क्या होता है। संगीत शुरू किससे होता है? जैसे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में सारी चीज़ें शुरू होती है बेसिक से। जैसे मैथ्स में 1 2 3 4 से शुरू करते हैं, और हिंदी में वर्णमाला से, यानी आ से अनार से पूरा ज्ञा तक शुरू करते हैं। इसी से हम शब्द सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं, फिर एक पूरी कहानी लिखना सीखते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसे इंग्लिश में ए से जी तक सीखते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही संगीत में जो शुरुआत होती है, वो हम करते हैं स्वर से। स्वर स्वर को सुर भी कहा जाता है। कुछ लोग सुर कहते हैं, कुछ लोग स्वर कहते हैं। थोड़ा वैसे दोनों में डिफरेंस है, इनमें प्योर ये भी वो नहीं है। कुछ लोग जान मान मतलब समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है एक छोटा सा, वो आगे बताएंगे हम। तो हम जो शुरू करते हैं संगीत, वो हम करते हैं स्वरों से। हमारे संगीत में टोटल स्वर जो है वो है 12। अब तक हमने साथ ही सुने होंगे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 स्वर हो गए। लेकिन जो कुल मिला के स्वर है वो 12 है। कैसे? 7 हमारे शुद्ध शुद्ध स्वर होते हैं, 4 हमारे कोमल स्वर होते हैं, और 1 हमारा तीव्र स्वर होता है। ये टोटल मिला के हो गए 12। एक बार फिर से बता देते हैं। शुद्ध स्वर 7 कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जिसके नोट्स हमने भेजे रखे हैं ऑलरेडी आप सबको।
ग्रुप में मिल जाएंगे, आप अपने से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया है वो उनके लिए तो अच्छा है, उन्हें तो रट गए होंगे, अब तक याद हो गए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चार स्वर होते हैं कोमल, कौन कौन से? नी, कोमल नी, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा। ये चार कोमल स्वर होते हैं हमारे, कौन कौन से? कोमल नी, कोमल रे, कोमल धा, कोमल गा। ठीक है। और एक हमारा होता है तीव्र स्वर, कौन सा? तीव्र माँ। तीव्र स्वर केवल एक ही होता है 12 स्वरों में से, वो है केवल माँ। तो ठीक है, इस प्रकार हमारे टोटल स्वर हो गए 12। तो जो सात, लेकिन हम अभी जो शुरू करते हैं वो हम 12 के 12 स्वर हम रियाज स्टार्ट नहीं करेंगे इसका, यानी कि शुरुआत नहीं करेंगे। हम सबसे पहले केवल शुद्ध स्वर ही सीखते हैं, क्योंकि उन्हें ही सीखना अभी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले शुद्ध स्वर सीखते हैं, उसके बाद उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि कॉपियाँ भर जाएंगी। बहुत सिलेबस है, बहुत सिलेबस है। इन्हीं 7 स्वरों से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। बहुत सारी कंपोज़िशंस यानी कि गीत निकले हैं। जितने प्रकार के गीत होते हैं ना, उसको संगीत में कंपोज़िशंस कहते हैं, यानी गीत कहते हैं हिंदी में। गीत में सब कुछ आ जाते हैं, हर ज़ोन्स के सॉन्ग्स आ जाते हैं, चाहे कोई किसी प्रकार के हों, गज़लें हों, भजन हो, सॉन्ग्स हो, मलयालम सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो, वो सारे कंपोज़िशंस कहलाते हैं। तो जितनी भी कंपोजिशंस हमने सुनी है, चाहे वो फास्ट सॉन्ग्स हो, चाहे स्लो सॉन्ग्स हो, भजन हो, इत्यादि जितने टाइप्स के सॉन्ग्स हो, वो सब इन 7 स्वरों से मिलके ही बने हैं। बिना स्वर के कोई संगीत, कोई गीत बन ही नहीं सकता। जो भी आज तक हम सुनते हैं ना, सब में संगीत है, सब में स्वर है, बिना स्वर के है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो हम 7 जो स्वर हैं हमारे शुद्ध, उनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर है सा, दूसरा स्वर है रे, तीसरा स्वर है गा, चौथा स्वर है मा, पांचवा स्वर है पा, छठवां स्वर है धा और सातवां स्वर है नी। सा का मतलब, सा का मतलब षडज, रे का मतलब ऋषभ, गा मतलब गंधार, मा मतलब मध्यम, पा मतलब पंचम, धा मतलब धैवत, नी मतलब निषाद। ये है स्वर की फुल डेफिनेशंस, ये आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, पर ये भी हमने नोट्स में दे रखी है, आप इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अभी हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली पे थोड़ा सा थ्योरी पहले कर लेते हैं, ताकि अब बेसिक आपको समझ में आ जाए। जब हम संगीत सीखते हैं तो संगीत के साथ साथ, जैसे हम गायन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत संगीत जो हम गाते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि संगीत जब ये प्ले होता है, हम कहीं सुनते हैं, तो उसके पीछे बीट्स होती हैं। बीट्स का मतलब होता है किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है और वो किसी ना किसी समय सम पर, यानी कि वो बजता है, यानी कि टिक टिक करता है। एक मतलब एक अंतराल, इंटरवल होता है, उसमें अंतराल पे वो बजता है, जिससे हमें समझ में आता है अच्छा अब ये वाली लाइन किस उससे उठानी है, किस सम से उठानी है ना। जैसे कि किसी चीज में पीछे टिक टिक बज रहा है, ऐसे टिक 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 टिक। अब हमें पता है कि हमें जो पूरा संगीत, यानी कि हमारे पास कोई सॉन्ग है, तो हमें वो इसी पे से उठानी है और इसी में ख़त्म करनी है, मतलब बीट में होनी चाहिए। जो भी हम गीत गा रहे हैं, हम जो भी सॉन्ग गा रहे हैं, वो बीट के अंदर होना चाहिए। अगर वो ज़रा सा बीट के बाहर जाएगा तो क्या होगा? बीट के बीट के बाहर जाएगा तो आउट ऑफ बीट हो जाएगा, वो संगीत क्या हो जाएगा? हमारा सर से बाहर, बीट से बाहर हो जाएगा, वो संगीत नहीं होगा, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए संगीत में बीट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर में हृदय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही संगीत का जो हृदय है वो है स्वर। और जो धड़कन है ना हमारे हृदय में, वो धड़कन ही बीट्स है, यानी कि संगीत में बीट्स को ही धड़कन मान लो। तो ये दोनों इतने ज़रूरी हैं संगीत में, ये दोनों नहीं है तो संगीत नहीं है। ठीक है, इसीलिए संगीत, अभी हमने सीखा संगीत क्या होता है, हमने सीखा स्वर क्या होते हैं, संगीत का डेफिनेशन भी सीखी, और ये भी सीखा कि कितने प्रकार के संगीत होते हैं भाई हमारे ब्रह्मांड में। अलग अलग जोन्स में कभी हम संगीत के कलाकार बने, संगीत सीख गए,
तो हम अलग-अलग तरीके से सॉन्ग गा सकते हैं, अलग-अलग भाषाओं में गा सकते हैं, अलग-अलग स्टेट्स में जाके हम प्रस्तुति कर सकते हैं संगीत की, अगर हमें कोई इनवाइट करे तो। हम उन्हें मना नहीं करेंगे, नहीं भई हमें तो सुगम संगीत आता ही नहीं है, हमें कर्नाटकी संगीत आता ही नहीं है, हम हर प्रकार का संगीत सीखेंगे। ठीक है? तो इसलिए हमने संगीत की परिभाषा सीखी, अब हम बीट्स के बारे में सीख लेते हैं। तो जो भी हम संगीत सीखते हैं, उसके साथ-साथ हमें बीट्स यानी कि ताल, यानी कि कौन-सा सॉन्ग किस ताल में हम कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। तो हमारे संगीत में बीट्स यानी कि तालें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। जिस प्रकार का भजन होता है या जिस प्रकार की कंपोजिशन होती है, भजन नहीं कंपोजिशन यानी गीत होता है, किसी प्रकार का गीत होता है, उसमें जो गीत बनता है ना, वो हमेशा किसी न किसी ताल के अंतर्गत बजाया जाता है। यानी कि सपोज सोचिए कि कोई गीत मैंने बनाया और उसको मैंने 12 मात्रा के ताल में उसको मैंने फिट किया, तो वो कुछ और तरीके से सुनाई देगा, सुंदर लगेगा। कोई मैंने दूसरा सॉन्ग बनाया तो उसको मैंने 16 मात्रा में उसको बना दिया, उसकी यानी ताल यानी कि बीट्स उसके पीछे 16-16 के उसमें बजेंगी, गैप में बजेंगी, 16 बजेगी बीट्स, फिर गैप, फिर 16 बीट्स, फिर गैप, फिर 16 बीट्स। कोई संगीत अगर मैंने 16 बीट्स में बनाया तो वो अलग हो गया। जैसे हम कितने सारे सॉन्ग सुनते हैं और सब सॉन्ग्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सारे गीत एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सोचो कितने सारे संगीत गीत अब तक प्रस्तुति हो चुके हैं, करोड़ों में गीत है, लेकिन बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलते हो, सब अलग अलग है। कितनी अचंभे की बात है कि कितना मतलब स्ट्रेंज है कि सब एक दूसरे से अलग सुनाई पड़ते हैं। कुछ कुछ मिलते हैं, हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि स्वर तो वही लग रहे हैं सब में, लेकिन प्योर वैसा ही मिल जाए बहुत रेयरली ऐसा है। कुछ चीजें मिक्स हो कभी कभी मिल सकती है, अदरवाइज कितने सारे सॉन्ग्स हैं, कितने सारे भजन हैं, कितने सारे गीत हैं आज भी, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे ही क्यों भिन्न है, क्योंकि वो अलग अलग तालों में, अलग अलग बीट्स में वो बनाए गए हैं, अलग अलग स्वर में बनाए गए हैं, अलग अलग रागों में बनाए गए हैं, इसीलिए बीट्स इतनी जरूरी है। अब हम सीखते हैं बीट्स यानी ताल। बहुत प्रकार की ताल होती है, जैसे कि तीन ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, दीपचंदी ताल, कहरवा ताल, अ, तीन ताल और झप ताल, इस प्रकार की बहुत सारी तालें होती हैं। तो सबसे पहले हम शो शुरू करेंगे, आज हम सीखते हैं तीन ताल के बारे में। ठीक है, तीन ताल एक बेसिक राग है और ज़्यादातर यही यूज़ होती है ताल, बाकी सारी तालें थोड़ी टफ है, धीरे धीरे हम एक के बाद एक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं तीन ताल। तीन ताल क्या होती है? ताल का मतलब होता है बीट्स। सबको क्लियर है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए। सबको क्लियर है? ठीक है। अगर हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ बता दीजिए, और जब क्लास ओवर होगी ना तो क्लास खत्म होने के पहले हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे, तो आप चिंता मत करिए, जिसके जो डाउट्स आ रहे हो, जो क्वेश्चंस मन में आ रहे हो, सब बेझिझक पूछिएगा, सबके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है जी हरिवंश। तो हम सीखते हैं ताल। ताल में किस ताल के बारे में सीखेंगे? सबसे पहले हम तीन ताल का इंट्रोडक्शन सीखते हैं। तीन ताल, ठीक है, ये नाम मतलब ताल का ये नाम ही है। जैसे हमारा नाम दिव्या है, आपका नाम रेनू है, आपका नाम नीलम है, आपका नाम अनमोल है, ऐसे ही ताल है जो इसका नाम ही तीन ताल है। अब इसका नाम पे मत जाइएगा कि इस तीन ताल नाम है तो इसमें तीन तालें होंगी, नहीं नहीं, इसमें एक ही ताल है, बस उसकी जो मात्राएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन ताल। तीन ताल क्या होती है? तीन ताल 16 मात्रा की होती है। 16 मात्रा का मतलब होता है इसमें 16 बीट्स होती है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 1 कितनी मात्राएं हो गई? 16। ठीक है, एक से शुरू हुई और एक पे ही वापस खत्म हो जाएगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। तो 16 मात्रा होती है इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें 4 विभाग होते हैं। विभाग मतलब बॉक्सेस। ठीक है, यानी कि सपोज कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 4 मैंने पेन डाल दिए, 4 पेन्स डाल दिए मैंने। तो एक बॉक्स में कितने पेन हो गए? 4। फिर दूसरे बॉक्स में 4 पेन डाल दिए, फिर तीसरे बॉक्स में 4 पेन डाल दिए, फिर चौथे बॉक्स में 4 पेन डाल दिए, यानी 4 बॉक्सेस हैं। और चारों बॉक्स में कितने पेन्स हैं? 4 4 4। टोटल कितने हो गए? बॉक्सेस 4 हो गए, यानी विभाग 4 हो गए। और पेन्स कितने हैं? 4 4 4 4 डाले हैं तो सब में 16 हो गए, 4 4 के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि वो जो बॉक्सेस है उसको क्या कहा जाता है? विभाग। तो इसमें 4 विभाग होते हैं और ये 16 मात्रा की होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा कम समझ आएगा, इसे प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा, लेकिन ये सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 5 13 13वीं मात्रा, यानी 1वीं मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पे ताली होती है, तथा 9 पे खाली होती है। 9वीं मात्रा पे खाली होता है। 1 5 13वीं मात्रा पर ताली होती है। ठीक है, इसे हमें प्रैक्टिकली करके सीखेंगे अभी। चल, तो आ, इसके नोट्स हमने पिछली क्लास में दिए थे, पिछली की सबसे फर्स्ट वाली क्लास में दिए थे। जिन लोगों के पास है वो अब इसे ओपन मतलब खोल लीजिए इस नोटबुक में पेज को, और हम शो करके दिखा देते हैं। देखिए, सबको दिख रहा है? तो इस तरीके से ये 3 ताल को लिखना है। नोट्स हमने भेजे थे, आई होप आप सबने उतार लिए होंगे। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी आज हम फिर से एक बार नोट शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो जो 3 ताल है वो किस तरीके से लिखी जाती है? इस तरीके से लिखी जाती है। इसमें 4 बॉक्सेस है। पहले में 4 मात्रा 1 2 3 4, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? 16 तक क्या लिख देंगे? काउंटिंग लिख लेंगे सिर्फ। अभी कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं देखना, केवल क्या देखना है? काउंटिंग्स देखनी है। एक हमने लाइन खींची और हाँ, ग्रुप में भेजते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग लिखी। एक बॉक्स में लिखे हमने 1 2 3 4, फिर दूसरे में लिखे 5 6 7 8, फिर तीसरे बॉक्स में लिखे 9 10 11 12, और फोर्थ में क्या लिखे? 13 14 15 16। ठीक है, यानी कि 16 तक मैंने पहले काउंटिंग्स लिख ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसके बोल लिख लिए। जो 3 ताल है उसके जो बोल होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले होता है धा। ठीक है, फिर धिन, फिर धिन, धा, फिर धा, धिन, धिन, धा, फिर धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अभी सिर्फ पहली वाली लाइन को ही देखना है, दूसरी नीचे वाली लाइन जो डबल डबल धा धिन धिन धा लिखा है उसे नहीं देखना, केवल पहली वाली लाइन पे फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ताल है। ये किस प्रकार लिखी जाती है? इस तरह लिखी जाती है। ठीक है, अभी ये सब कुछ झलकियां थी जब हमने दिखा दी। बीट्स के लिए 3 ताल को देखना कि किस प्रकार लिखी जाती है, और इस समझने के लिए थोड़ा ही ज़रूरी होता है, इसलिए अभी हमने दिखा दी। सबसे पहले अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने स्वरों पे आते हैं वापस, और स्वर को सीखते हैं कि किस प्रकार स्वर को गाया जाता है। बहुत सारे जो लोग जो पिछली क्लास में आए थे
थोड़ा-सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा नए लोगों के साथ, और जो नए लोग आए हैं, आप लोगों का थोड़ा-सा ये आप लोगों के लिए तो फर्स्ट ही क्लास है, तो आपको संगीत के बारे में पता चल जाएगा कि स्वर किस प्रकार गाए जाते हैं। तो हम थोड़ा-सा इस पे आज पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस 3 ताल पे आते हैं, ठीक है? 3 ताल को प्रैक्टिकली ही सीखेंगे। अब पहले प्रैक्टिकली हम स्वरों को सीख लेते हैं। तो हमारा पहला स्वर है सा, ठीक है? अब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले 2-2 बार हम गाएँगे, ठीक है? 2 बार हम गाएँगे, अच्छे से उसको सबसे पहले आप सब सुनना, क्योंकि संगीत में संगीतकार बनने से पहले सबसे पहले एक बहुत अच्छा सुनकार बनना ज़रूरी होता है। हमारे गुरुजी कहते थे, अभी भी कहते हैं, कि संगीतकार बनने से पहले एक अच्छा सुनकार बनना होता है। जो अच्छा सुनकार है ना, वही एक अच्छा संगीतकार बनना मतलब बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम सुनते हैं ना हमारे कान में, वही हमारा जो मन है वो चिंतन करता है, और फिर वही चीज़ जाके हमारे कंठ से निकलती है। जितने भी संगीतकार हैं, आपको भी पता होगा, बिना संगीत सुने कोई संगीतकार बन ही नहीं सकता। इसीलिए वो रियाज़ किया जाता है। अपने गुरुओं के पास जाना जाते हैं और सबसे पहले उनका संगीत सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। फिर उसको ग्रहण करने के बाद घर आकर घंटों-घंटों उसको रियाज़ करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है। हमारे संगीत में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस को, उसको कहा जाता है रियाज़, ठीक है? तो रियाज़ करते हैं, ना केवल 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, पर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे और 16-16 घंटे तक रियाज़ होता है। कुछ लोग बहुत आगे हैं, तो 20-20 घंटे तक रियाज़ किया हुआ है, जो हमारे पुराने कलाकार हैं। और आज के टाइम पे भी ऐसे 2-3 शख्स मौजूद हैं, जो 20 घंटे तक रियाज़ करते हैं, 1 दिन में। जैसे संगीत की मतलब जैसे हमारे प्रियलाल जी की साधना की जाती है ना, आज के रसिक जन भी बहुत सारे हैं जो 20-20 घंटे साधना करते हैं। ऐसे ही संगीत की साधना होती है। तो हमें भी वही करना है और वही बनना है। 20 घंटे रियाज़ अभी नहीं करना है, 20 घंटे, 16 घंटे या 10 घंटे, 9-8 घंटे नहीं करना है। केवल अभी आप 1 घंटे, 1 से डेढ़ घंटा जो आपने आज क्लास में सीखा, उसे मतलब ईमानदारी से 1 डेढ़ घंटा ज़रूर रियाज़ करना, और करना ही आपको पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रियाज़ करे बिना क्लास में आएँगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो आज आपने सीखा, थ्योरी का पार्ट, उसे आपको लिखना है और उसको समझ के अच्छे से दिमाग में बैठाना है। जब वो आप बिठाएँगे तभी उसको प्रैक्टिकली कर पाएँगे, है ना? उसके बाद जितना आज आप प्रैक्टिकली सीखेंगे, उसको कम से कम आपको 1 से डेढ़ घंटे रियाज़ करना है। 1 से डेढ़ घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप करने बैठे ना, आप ये बस याद रख लेना कि जो लोग 16 और 20 घंटे रियाज़ करते हैं, उनका क्या होता होगा। अपने आप 1 डेढ़ घंटा अपने आप कर लेंगे आप। तो 1 डेढ़ घंटा संगीत में बहुत ही मिनिमम टाइम हम दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। कम से कम हमारा रियाज़ जब हम अभी तो हम कम करते हैं थोड़ा, पर हम पहले रियाज़ करते तो हमारा भी 6 से 8 घंटे का रियाज़ होता था, गुरुदेव के सानिध्य में। इसीलिए वो संगीत भी देखा है, वो समय भी देखा है, और उस समय रियाज़ के बाद क्या गला तैयार होता है, वो हम बता नहीं सकते। भाई जो खाएगा वही तो जान पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं आप सब भी खाइए उसको पाइए। जो आप खाएँगे तभी पा पाएँगे। तो आप सब ज़रूर रियाज़ कीजिएगा। अब संगीत के जो 7 स्वर हैं उसको हम रियाज़ करते शुरू करते हैं, और 2 सबसे पहले 2 बार हम गाएँगे, उसको अच्छे से सुनना है, बहुत ही अच्छे से सुनना है, पूरा फ़ोकस और ध्यान के साथ। उसके बाद उसको फिर 2 बार आप गाना है, ठीक है? फिर 2 बार हम गाएँगे, 2 बार आप गाएँगे, इस प्रोसेस से हम संगीत सीखते हैं, ठीक है? तो आप लोग तैयार हो जाइए। अच्छा, माइक को बिल्कुल म्यूट रहने देना है। अपने घर में जहाँ जो बैठे हैं वहीं पे रियाज़ करें, ठीक है? माइक को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बस जहाँ बैठे वहीं रियाज़ करना है सुन के।
सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा। गाइए। फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा। गाइए। फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से। अभी हमने गाया आरो, ठीक है। आरो क्या होता है? जब हम सा से सा तक गाते हैं उसको हम कहते हैं आरो, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या है? जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, है ना, सीढ़ियों जैसा ही है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होता है आरोह। इसको कहते हैं आरोह, ठीक है। किसे कहते हैं? चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। और हम इससे ही वापस आएंगे। सीढ़ियां चढ़ गए तो उतरते भी है ना वापस। उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं अवरोह? पहले आरोह हमने गाया है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब अवरोह गाएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये क्या है? अवरोह, ठीक है। अब आरोह अवरोह हम साथ में गाएंगे। तो 2 बार हम गाएंगे, 2 बार आप गाइएगा।
रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। गाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। गाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा।
सरगम में आरोह और अवरोह। आरोह किसे कहते हैं? जो हमने सा से सा तक गाया, यानी नीचे के सा से ऊपर के सा तक गाया, वो था आरोह। जिसे हम कहते हैं चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। फिर जब हम वापस आए, यानी ऊपर के सा से हम नीचे के सा पर आए, ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जब आपने अभी प्रैक्टिस की होगी, जो हमने बीच बीच में गैप दिया था, एक बार हमने गाया, एक बार आपने गाया, किसी किसी जगह हमने 2 बार गाया और हमने 2 बार आपको गैप दिया। वो जो गैप था वो आपके लिए दिया था, गाने के लिए। आई होप आप सबने गाया होगा। शुरू में क्योंकि हमने कह दिया था, बीच बीच में तो फिर आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमने नहीं कहा। पर आई होप आप सब समझे होंगे और गाया होगा। इसलिए इसी पैटर्न से चलते हैं और हमेशा चलेंगे। और जो आरोह अवरोह गाया, आपको गाते समय फील हो गया होगा, महसूस हो गया होगा कि हाँ, जो ये वाला सा है ये नीचे था और ऊपर वाला सा ऊपर था। कम से कम इतना तो अभी समझ आया होगा। तो वो बिल्कुल सही समझ आया है। उसको भी एक नाम से बुलाते हैं। जो नीचे का सा है उसको लो ऑक्टेव बोलते हैं और ऊपर के सा को हाई ऑक्टेव बोलते हैं। ये ऑक्टेव्स क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ऑक्टेव्स क्या होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संगीत में। अभी हमने प्रैक्टिस किया सा से सा तक, आपने गाया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि हाँ, संगीत में ये क्या होता है, स्वर क्या होते हैं और कितने सुंदर और कितने मधुर लगते हैं। बस ये जो आपने गाया है ना, इसी में सारा संगीत, पूरी दुनिया का संगीत इसी में ही भरा हुआ है। बस जो भी आप गीत सुनते हैं, जो भी आप कंपोजिशन सुनते हैं, वो इन्हीं संगीत, इसी स्वरों में, सब में मतलब भरी है। कोई ऐसा गीत नहीं इसमें ये सारे स्वर ना लग रहे हो, और कोई संगीत बिना इन स्वरों के बन ही नहीं सकता। जब हम बात करते हैं ना, इसमें भी कहीं ना कहीं संगीत होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसरा होता है संगीत, सुर वाला नहीं होता। सुर वाला होता है जब हम अपनी बात को ही थोड़ा सा गायन गायन के टोन में बोले अगर, तो इसमें संगीत आ जाता है, फिर हम कहेंगे सुर में है। जब तक हम बात कर रहे हैं, संगीत तो इसमें भी है। जो भी आवाजें हम सुनते हैं ना, भले ही पंखे की आवाज सुन रहे हो, भले ही गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है रोड पे, उसकी आवाज पर, सब में संगीत है। सब में संगीत है। किसी में संगीत सुर में है और किसी में संगीत सुर में नहीं है, लेकिन है संगीत ही। इसीलिए हमें संगीत हर जगह है। इसीलिए जो आज हम प्रैक्टिस की हमने, यानी आरोह अवरोह का प्रैक्टिस किया, पहले कम स्पीड में किया, स्लो किया, फिर धीरे 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 फिर हम उसको फास्ट लय में हमने उसे रियाज किया, प्रैक्टिस की। तो इस तरीके से आप सब घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपको नोट्स हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे, ग्रुप में हम डाल देंगे। आप सब उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ के और उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिएगा। डेली आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में बताते हैं कि सुबह का रियाज, मॉर्निंग रियाज क्या होता है। वैसे पिछली क्लास में हमने बताया था, सुबह उठ के जब आप उठेंगे ना, सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। इसका जो रियाज होता है सुबह का, वो सुबह के समय ही होता है। 4 बजे, 4:30 बजे उठ के 4, 6:30 तक आप रियाज, 7 बजे तक आप रियाज कर सकते हो आराम से। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, आप 6 बजे उठे हैं, चिंता की बात नहीं है, आप 6 बजे उठ के 6 से 7 रियाज कर लो। लेकिन सबसे अच्छा जो रियाज है वो सुबह ही होता है। हाँ बिल्कुल, इस बार ज़रूर भेज देंगे हम, पक्का। पिछली क्लासेस में ना हम बाहर थे, इस कारण ना थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था। तो थोड़ी हमारी फीवर भी है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो आप सब आई होप अच्छे से रियाज करेंगे, 1 से 1.5 घंटा देंगे। सुबह मॉर्निंग का रियाज ज़रूर करना। सुबह आपको क्या रियाज करना है? सबसे पहले आपको हमिंग का रियाज करना है। थोड़ा सा बता देते हैं हम। तो सबसे पहले साफ जो सुर है ना, उसको प्रेस करना है और उसी पे हमें लगाना है। देखिए कैसे, इस पे ही हल्का हल्का हारमोनियम को प्रेस करना है और इस पे 5 मिनट तक हमिंग लगाना है, यानी जो हम कह रहे हैं इसको हमिंग कहते हैं, लगाना है। उसके बाद फिर इसी पे
5 मिनट तक ओम। फिर थर्ड नंबर पे हरिओम। हरि फिर से सुन लीजिए, हरिओम साथ में लगाना, अलग अलग करके लगाना है। कैसे? हरि उसके बाद सबसे पहला जो स्वर है ना सा, उसी स्वर पे हमें बस आ लगाना है। आ 5 मिनट्स। उसके बाद इसी पर सबसे पहला स्वर बोलना है, सा। ठीक है, इस प्रकार से सुबह मॉर्निंग का ये आपका रियाज हो गया। अभी सिर्फ इतना ही करना है, छोटा सा ही पार्ट दिया है, आगे का और भी रियाज होता है, वो हम अगली अगली क्लास में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बाकी, और बाकी नोट्स हम आपको ग्रुप्स में भेज देंगे। हाँ, आपके कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं। जी कहिए नीलम सखी। राधे राधे सखी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो जैसे सारे गामा पाधा नीता, ये जो सुर थे ना, जैसे इंक्रीजिंग सांसों के साथ करे तो मतलब सांस लेते हुए, जब छोड़े तो सानी धापा मगरेसा वो छोड़ते हुए, राइट? नहीं 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 नहीं, ऐसा इतनी नहीं लंबी है। सांस इतनी लंबी सांस नहीं लेनी। आपको जितना अभी कंफर्टेबल होना अपनी सांस के हिसाब से, उसी टाइम के अंदर आपको स्वर लगाने हैं। जैसे ही आपकी सांस छोटी है तो आप हाँ, धीरे धीरे आप एक स्वर के बाद जब दूसरा, एक स्वर को आप जितना खींच सके अपने सांस के अनुसार से खींचिए उसको, बहुत ओके। ज्यादा लंबा बीच में नहीं खींचना। हाँ जी, पॉज अभी लेते अभी बिल्कुल normal है। हाँ, फिर जब दूसरा स्वर ले तब आप उसमें जितनी आपको लगे उतनी देर तक आप उसको खींचिए। जैसे आपकी एक सांस में लंबा नहीं हो पा रहा तो आप बीच में 2 सांस ले लीजिए। अच्छा अभी ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना सांस के बारे में भी, इसीलिए हमने बताया क्योंकि सांस का एक थोड़ा अलग है क्लास का टाइम, वो जो कॉन्सेप्ट है ना अलग है। थोड़ा पहले से प्रैक्टिस कीजिए, जब आप खुद करेंगे ना इसे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी सांस कितनी खींच सकती है, मैं कितना इसको खींच सकती हूँ, और अभी पता चलेगा कि कितने स्वर तक मैं अपनी सांस को खींच ले जा सकती हूँ। सबसे पहले इसकी समझ बढ़ेगी, है ना? फिर धीरे धीरे हम ठीक है, बताएंगे कि एक स्वर को हमें कितनी सांस में करना है। ठीक है, आप एक बार मुझे सुन लेंगे? हाँ जी बिल्कुल। जी जी, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है घर पे? नहीं है, अभी मैं फर्स्ट ज्वाइन हुई है। अच्छा अच्छा, संगीत से मतलब आपको संगीत सीखना है? मुझे पिया लाल जी के गाने। अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप है ना, हम एक ऐप भी है, हारमोनियम की ऐप है। अभी हारमोनियम तो आप मन नहीं कहेंगे आपकी, आप खरीदो। पहले आप क्लास में आइए, रेगुलर क्लास में आइए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, सीखिए, अपनी आवाज़ को जानिए, है ना? उसके बाद ठीक। और अभी हम एक हारमोनियम की ऐप होती है उस पर रियाज करवाते हैं, तो उसे हम भेज देते हैं, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद। उस पे आप अभी ये जो स्वर लगा रहे हैं ना, आप उस पे लगाइएगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपने पहली बार सुना है, कुछ स्वर तो ठीक है लेकिन कुछ स्वर आपके सही नहीं लगे हैं। क्यों? क्योंकि अभी रियाज चाहिए साथ में ना, घंटों का, तभी जाके वो धीरे धीरे बिल्कुल। बैठेंगे।
है ना? तो पहली क्लास है और पहली बार ये आपके सामने बताऊँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, उसके हिसाब से बहुत सही गाया है आपने। तो इसका मतलब है आप सुनकार अच्छे हो। बहुत अच्छे से आपने सुना है सबसे पहले। बहुत ही बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात है। जितना अच्छे से हम सुनेंगे उतना अच्छे से हम गाएँगे। शुरू के 4 स्वर आपने सही गाए हैं और लास्ट के 4 जो 4 है ना वो आपके गलत हो गए हैं थोड़े-थोड़े। आप कोशिश की है पहुँचने की लेकिन फिर थोड़े नीचे रह गए। नीचे तो रह गए नीचे थे। रह गए। हाँ, तो वो क्या है, आप हारमोनियम की ऐप हम साथ में नोट्स के भी भेज देंगे। उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पे कैसे करना है ना आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि उस पे कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हरिवंश। जी, जी, हरिवंश। हरिवंश। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हम ग्रुप में भेज देंगे हारमोनियम की ऐप, अभी भेज देंगे, आप सब इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको। और किसी का कोई प्रश्न है? और सखी और ये जो सखी ये क्लास है जो वो क्लास है कब वो कब लगती है? लगती है? मतलब कोई डे मतलब है कोई डे फिक्स? है कोई कोई? कोई जी, जी, ये टाइमिंग? हर हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे को शाम को 8 बजे से होती है। वैसे तो 8 टू 8:45 टाइम है बट ये है कि बढ़ जाता है टाइम का कोई वो नहीं है। तो 8 से ठीक, क्लास शुरू हो जाती है वह हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ठीक है। ठीक ठीक है? जी, जी, हरिवंश, जी। जी, हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है, अब सबका कोई प्रश्न नहीं, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। सब नोट्स ग्रुप में और ऐप हम सेंड कर देंगे। आप सब उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, नोट्स को डाउन कर लीजिएगा और डेली 1 घंटा ज़रूर रियाज़ कीजिएगा। आप सब जो आते हैं क्लास में आपको पता है मॉर्निंग रियाज़ कैसे बताया है। बहुत अच्छे से बताया था हमने, इसलिए उसे अच्छे से रियाज़ कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो आप बिना क्लास के हमें बीच में भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि हमें सखी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम इसमें दिक्कत आ रही है, हम आपको सब आंसर्स देंगे। ठीक है? तो आप बढ़िया रियाज़ कीजिए, बढ़िया रियाज़ करिए और बढ़िया सुनाइए, फिर आनंद आएगा क्लास में। ठीक है? आई होप आप सब रियाज़ करेंगे और खूब भजन करिए, खूब आनंद से रहिए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।